गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शुक्रवार का दिन, सप्ताह का आखिरी दिन, और आपने देखा होगा कि मार्केट खेल रहा है आपके साथ, आपके पोर्टफोलियो के साथ। पर लकीली मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से थोड़ा हरे में ही बंद होता है पोर्टफोलियो, लाल नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो आप देख ही रहे होंगे कि धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है। हालांकि मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं कि कोई कमजोरी दिखाई दे रही है या कोई बड़ी करेक्शन आने वाली है ना, दूर दूर तक कोई संभावना बड़ी करेक्शन की नहीं है। और मैं अभी भी, जैसे मैंने पहले कहा था, कि दिसंबर तक 27,000 वाले अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं कि दिसंबर तक, यानी दिसंबर एंड तक, यानी कि नया साल जब आप देखेंगे 1 जनवरी को, तो 27,000 कम से कम होना चाहिए। आसपास भी हो सकता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मतलब 20, 30, 50 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 27,000 को छुएगा, मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, जो नए इस फील्ड में आए हैं, ये सुन के आए हैं कि लोगों ने इतना बना दिया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, प्लीज़ सावधान रहें। क्योंकि जिस हिसाब से मैं पहले भी शंका जाहिर कर चुका हूँ, जिस हिसाब से नए इन्वेस्टर्स की एंट्री हो रही है, जिस हिसाब से वो फॉर्मों के चक्कर में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने हाथ जला बैठें। तो सावधान रहिए। ये मार्केट, ज़्यादातर स्टॉक मुझे खरीदने के दाम पर नहीं लगते हैं, खरीदने के दाम पर नहीं लगते हैं। आई डोंट नो, आपको हैरानी होगी कि आप शौक होगा आपको। मैं पिछले एक हफ्ते में, शायद एक हफ्ते 7-8 दिन में, 7-8 वर्किंग डे में, 7-8 वर्किंग यानी मार्केट डे में मैं कई लाख के शेयर बेच चुका हूँ। पूरा नहीं, वही जो मेरा अपना स्टाइल है। पुदीने की पत्तियाँ तोड़ता हूँ चाय के लिए, और लंच की नहीं, तुलसी की पत्तियाँ तोड़ता हूँ सुबह चाय के लिए, और पुदीने की पत्तियाँ तोड़ता हूँ मैं अपने लंच के लिए। तो मैं काफ़ी सजग हूँ और काफ़ी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, धीरे धीरे पैसा भी इकट्ठा कर रहा हूँ और कैश पे बैठना चाहता हूँ। वैसे भी आईपीओ बहुत बढ़िया आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन लग सकें। और इस बार मैं 1 लॉट के लिए नहीं, मैं 2 लॉट के लिए लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 लॉट के लिए अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 1 लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 2 लॉट का मतलब कम से कम 30,000 रुपये आपका होना चाहिए, और शेयर होल्डर है तो 30 दूनी 60 होना चाहिए। अदरवाइज नहीं है तो आप 30 तो लगाइए एक शेयर होल्डर कोटे में, और एक उसमें 9 से लेके 11 तक खुलने वाला है। अच्छा है, भाव भी अच्छा है, और ये मौका होगा उठाने का, हमेशा के लिए फॉरएवर इन्वेस्ट करने का। यानी कि ऐसा स्टॉक आने वाला है जिसको आप लेके भूल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए किस तरीके से आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो सकते हैं इसको, अलॉटमेंट को लेने के लिए। तो मैं बात कर रहा था हाथ जलाने की, तो प्लीज़ नए वाले सावधान रहिए। खरीदने का ये मार्केट नहीं है। मुझे कोई भी शेयर खरीदने वाला नहीं लगता, सिवाय 2-4 जिनकी वैल्यू अच्छी है। जैसे कल मैंने क्या लिया, डॉक्टर रेड्डी लिया, और 1-2 और छोटे मोटे, ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी नहीं ली। और शेफलर भी शायद मुझे 3800 के आसपास मिल गया था। तो कुछ थोड़ा बहुत ही जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने अपनी लिस्ट में, जो गिरता है या जो उस थोड़ा बहुत वैल्यू वाले दाम पे है, उसको खरीदने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को ट्रेडिंग सिखाते हैं। अगर खुद करते हैं तो नुकसान उठाते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है। मुझे यूट्यूब चैनल नहीं चलाना, बस अनुभव और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करनी है, ताकि आप अपने हाथ ना जलाएं। मैंने भी हाथ जलाए हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जलाए हैं कि मैंने ट्रेडिंग की है या कोई गंदे स्टॉक उठाए और घाटे में हो गए। नहीं, मैंने हाथ जलाए हैं सिर्फ अनिल अंबानी की कंपनियों में, जो बिल्कुल बर्बाद हो गए। कुछ और कंपनियां थी, ओसवाल ग्रुप की, पुंज लॉयड, उनमें, क्योंकि उस दौरान मैं बाहर सेटलमेंट की तैयारी कर रहा था, तो 2-4 साल मैंने देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस वक्त मेरे को नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि शेयर बढ़ते बढ़ते कई गुना हो गए, डिमर्जर हो गया। जैसे अडानी का एक शेयर था, तो अडानी के ही मेरे पास
5 शेयर हो गए, मतलब 5 शेयर का मतलब 5 कंपनियां हो गई, 100 150 जितने भी थे सारे मिले, मुझे फ्री में मिले। तो नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियां डूब गई हैं। आज भी वो फिजिकल शेयर में देख लेता हूं और याद कर लेता हूं कि उनका अलॉटमेंट कितनी मुश्किल से हुआ था और आज वो कूड़े का ढेर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नए लोग हैं प्लीज़ हाथ ना जलाएं। ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसने 15-20 साल पीछे जो रिटर्न दिया है उस हिसाब से रिटर्न मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में बनने वाला है। ये सिर्फ इसीलिए है कि हम इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स अंधाधुंध भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, और मुझे ये भी विश्वास है कि 1 आध साल में ही इनमें से 90% बाहर हो जाएंगे। अगर आप रोज का डाटा देखें, आप देखेंगे कि एफआईज की कुछ खास सेलिंग नहीं है, और सॉरी बाइंग नहीं है। 200-400 करोड़ एफआईज के लिए बाई करना कोई ऐसी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए, निवेशित रहिए, सावधान रहिए, और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी रहिए, सारा शेयर मार्केट के ऊपर ना रहे। चलिए, आज मैं आपके सामने अपने पोर्टफोलियो का कुछ भाग शेयर करना चाहता हूं, जिन स्टॉक्स को मैं फॉरएवर अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूं। फॉरएवर का मतलब आप समझते ही होंगे। खरीदने की चेष्टा ना करें, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि सारे महंगे हैं, बहुत महंगे दाम पर है। आपको हैरानी होगी, कुछ तो मैंने 23 के शुरू में या 22 के एंड में खरीदे हैं, कई कई गुना हो गए, जिनको मैं अब शेयर करने वाला। उनमें तो खरीदने का भाव तो किसी का भी नहीं है। अगर किसी का होगा तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल खरीदने का भाव इनमें से मुझे किसी का नहीं दिख रहा है, सिवाय एक डॉक्टर रेड्डी। अगर नहीं है तो आप शुरू कर सकते हैं। और नहीं दिख रहा है मुझे, और नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, मैं आपके सामने अपने 25 स्टॉक और एक बोनस पेश करने वाला हूं, जो आपके लिए फॉरएवर रह सकता है और रहना भी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मेरे पोर्टफोलियो को आप हूबहू कॉपी ना करें। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी कैपेसिटी है, वॉच लिस्ट में डालिए। उस हिसाब से आप जहाँ जहाँ मौका मिलता है उसी हिसाब से आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ज़्यादा ना रखें, पोर्टफोलियो के हिसाब से रखें। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपके पास 20-25 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो अगर 20 लाख का है तो 40 कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 बोल रहा हूँ, ताकि मैं इसमें वो भी कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ शेयर उसमें 40, 50, 60 रुपए वाले भी होंगे, जैसे PSU बैंक्स भी हैं, और कुछ पैनी स्टॉक्स मैं भी अक्सर कहता रहता हूँ या मेरे पास भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बढ़ाइए, स्क्रिप्ट्स मत बढ़ाइए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। और बस बैठे रहिए, निवेशित रहिए। चलिए, कहानी लंबी हो गई, 8 मिनट हो गए, लेकिन मैंने शुरू भी नहीं किया है अभी, सॉरी उसके लिए। लेकिन एक एक चुन के लाया हूं मैं अपने पोर्टफोलियो में से। मेरे पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्लोज करता रहता हूं, तो आपको लग ही जाएगा कि मेरे पास विशाल काय पोर्टफोलियो है। जो मेरी अपनी टेक्निक है, मैं उसके हिसाब से चलता हूं। चलिए, पहला स्टॉक नेस्ले, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, डिविडेंड भी देता है और आगे आपको रिटर्न भी दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो FMCG स्टॉक्स होते हैं थोड़ा एक कछुए की गति से रेंग रेंग कर चलते हैं, पर डिफेंसिव होते हैं। आपको खतरा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें। दूसरा मैं साथ के साथ ले लेता हूं, हालांकि मेरी लिस्ट में तो लास्ट में था, लेकिन वो भी है तो इस लिस्ट में, तो HUL। 2 हुए FMCG के, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, जो डिफेंसिव है। इसमें खतरा नहीं होता है, घाटे का खतरा तो नहीं होता है, डिविडेंड भी मिलता है। एक तीसरी नई एंट्री है जो मैं पहले 1-2 बार बता चुका हूं, हालांकि बहुत बढ़ चुका है, खरीदने का भाव बिल्कुल भी नहीं है, और ये कोई एडवाइस भी नहीं है। मिसेस बेक्टर फूड, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, देखते देखते 2 साल में शायद 4 गुना हो गया है ये, 4 गुना। और मैं इसको देख देख के खुश भी होता रहता हूं, और कई बार चाय बना चुका हूं पत्तियां तोड़ के। तो उसके बावजूद भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट मेरे फ्री के शेयर होंगे मिसेस बेक्टर के। चलिए, मुझे नहीं पता कितने हो गए, 1, 2, 3। इसके बाद आता है शिलचर टेक्नोलॉजी, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, पिछले 1-1.5 साल में ही कई गुना हो गया है। बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। इसको आप हमेशा के लिए
पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ध्यान रखिए, ये लिस्ट वो है जिसको मैं फॉरएवर रखने वाला हूँ, बेचने वाला नहीं हूँ। आने वाली पीढ़ी को गिफ्ट दे के जाऊँगा। इसके बाद आता है एबट। एबट तो सुना ही होगा, फार्मेसी फेमस है। बड़ा सस्ता मैंने लिया था, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। कहाँ पहुँच गया, मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास हो गया है। अभी कुछ मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले भी एक बार गिरा था, 24,000 कुछ पे आया था, तब भी मैंने कुछ खरीदे थे। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, डिविडेंड की नज़र से भी और ग्रोथ की नज़र से भी। अपार इंडस्ट्रीज, अभी मैंने बताया था शायद एक दो दिन पहले पिछले वीडियो में, अपार इंडस्ट्रीज बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन बहुत महंगा है, 9,000 के आसपास है, खरीदने का भाव नहीं है। मैंने ये 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं हुए, मैंने पिछली बार भी बताया था, 2600 से लेकर 2800 के बीच में एक्यूमुलेट किया था। पहले तो था ही थोड़ा बहुत, लेकिन उस वक्त भी मुझे अच्छा भाव लगा, गिरा तो मैंने ले लिया। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक है CDSL, जिसने अभी बोनस दिया है और एक के ऊपर एक मिला है तो डबल हो गया, लेकिन अभी भी महंगा है, ध्यान रखिएगा। एक और नया स्टॉक है जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। एक दो लोगों ने सवाल भी किया था, इसको भी मैं हमेशा के लिए रखने वाला हूँ। इसके बाद है एलेंटस। बेहतरीन रिटर्न दिया है मुझे तो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है। एलेंटस ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे शामिल कर दूँ, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ और ये पहले डिस्क्लोज कर चुका हूँ कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है, वो है वोल्टेम्प। ट्रांसफॉर्मर बनाती है कंपनी, तो इसको यहीं पे कवर कर देता हूँ। उसके बाद सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एडवाइस की लिस्ट में आ गया है, लेकिन मेरे शेयर की लिस्ट में भी है। ये है गॉडफ्रे फिलिप्स, बढ़ चुका है, खरीदने का भाव नहीं है। इसके बाद आता है बैंक्स। 2 बैंक्स हैं। ICICI बैंक तो मेरे पास फ्री वाले हैं, काफ़ी हैं पर फ्री वाले हैं, क्योंकि मैं मुनाफा बुक कर चुका हूँ। कभी खरीदे थे शायद मैंने, मुझे नहीं याद आता, 40-50 के भाव में खरीदे होंगे, तो सब फ्री के हैं। और एक HDFC बैंक, जाहिर है कि HDFC और ICICI बैंक तो बड़े बैंकों में आपके खाते में होने ही चाहिए। इसके बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक के ऊपर एक बोनस और हमेशा के लिए पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है, और डीमर्जर की बहुत संभावनाएं हैं। मैं तो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि ये जो AGM हुआ है रिसेंटली, या तो रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल का ये IPO लाएंगे। डीमर्जर होगा आज, नहीं तो कल आएंगे। वेट कीजिए, बैठे रहिए कुंडली मार के। इसके बाद आता है पीडीलाइट तो सबका चहेता शेयर है। एशियन पेंट मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी हो जाती है, हालांकि वो भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। शारदा मोटर्स, बेहतरीन स्टॉक, देखते देखते कुछ महीनों में ही 2.5 गुना हो गया है। न्यूलैंड लैब्स, इसने चमत्कार किया है, ये भी कुछ महीनों में 3 गुना हो गया। ये रिसेंटली खरीदा था मैंने, 2024 के ही शुरू में खरीदा था या 23 के लास्ट में, आई एम श्योर 24 की जनवरी के आसपास खरीदा था। सस्ते दाम थे, 4,000 से 5,000 के बीच में, आप चेक कर सकते हैं, या लास्ट क्वार्टर में होगा, लास्ट ईयर। कल्पना से परे बढ़ा है। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने बढ़ाई क्यों नहीं क्वांटिटी पर। पैसे की सीमाएं होती है, आपके साथ भी होगी, कई बार हम चाहते हुए भी खरीद नहीं पाते, क्योंकि जब खरीदने का मौका होता है पैसे नहीं होते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको, पैसा जरूर अपने खाते में रखिए, कैसे भी कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, इनफ्लो बढ़ाइए, पैसा खाते में रखिए, क्योंकि अच्छे शेयर को खरीदने का मौका वही होता है जब ये गिरते हैं। इसके बाद वोल्टेम्प का नाम मैंने ले दिया। उसके बाद है ABB तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी नाम लिया था। ABB बहुत बेहतरीन शेयर है। मैंने शायद 1-2 और बढ़ाए हैं पिछले 1 दिनों में, 1-2 और बढ़ाए, क्योंकि 75 और 76 के बीच में आ गया था, तो मैंने बढ़ाया है। परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन IT स्टॉक है, सब परिचित होंगे इससे। इसके बाद एक शेयर है जो मैंने बहुत पहले कहा था, लेकिन जब मैं लिस्ट बना रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, इंडजीन। मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि ये अपने आप में यूनिक कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रही है फार्मा इंडस्ट्री में। पहली कंपनी है और बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा करेगा। तो देखिए, वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉरएवर वाले स्टॉक के लिस्ट में इसको शामिल किए हूँ और मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, स्टडी कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। अब आप जानते हैं कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है। इसके बाद
NH तो आप समझ ही गए होंगे, खुलासा नहीं करता मैं, हॉस्पिटल है, हृदयालय लास्ट में आता है, तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा ये हेल्थ केयर स्टॉक है। कई बार जिक्र कर चुका हूँ इसका भी मैं। नारायण हृदयालय अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया है तो चलिए। इसके बाद आता है PI इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल्स का बेस्ट स्टॉक है मेरी नज़र में। आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। PI इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में है, हमेशा रहने वाला है। एक और बहुत बेहतरीन स्टॉक है अनूप इंजीनियरिंग, महंगा है अभी मत खरीदिएगा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है। जब मैं 2 बहुत लगा रहा हूं तो इसका मतलब अच्छा स्टॉक है। नई लिस्टिंग में मैंने एक शेयर कई बार शामिल किया है आस्क ऑटोमोटिव, और उस लिस्ट के साथ वो है JSW इंफ्रा। JSW ग्रुप का बेहतरीन स्टॉक है, जो देखते देखते 300 को पार कर गया, 350 के आसपास आ गया, गिरे तो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टॉक है आज का सीमेंस, यानी कि सीमेंस ABB अपार। ये तो मैं कभी हटाने वाला हूँ ही नहीं पोर्टफोलियो से। कमिंस भी है पर उसको मैंने शामिल नहीं किया लिस्ट को छोटा रखने के लिए, लेकिन चलिए बाद में फिर बता देंगे। आज मैंने 25 स्टॉक बताए हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और उसके बाद स्टडी कर सकते हैं कि आप कितनों को खरीदना चाहेंगे और किस भाव पे खरीदना चाहेंगे। सारा आपका डिस्क्रिप्शन है। बोनस, मैं वो बोनस में कोई स्टॉक नहीं देने वाला हूँ। बोनस में मैं आइडिया देने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आइडिया मैं वही देता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो बोनस है डाइवर्सिफिकेशन का एक एसेट, गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड। मैं बहुत शौकीन हूँ गोल्ड खरीदने का, किसी भी रूप में हो। गोल्ड का म्यूचुअल फंड में नहीं खरीदता हूँ। पहले जब मैंने सलाह दी थी तो आपको ETF की सलाह दी थी, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है, इसलिए सलाह दी थी। और वैसे भी इसका फ़ायदा ये है कि अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद अगर आप कैश कराना चाहते हैं तो जो भी मार्केट वैल्यू है उसके बराबर आपको पैसे मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे गोल्ड तो बहुत बढ़ा हुआ है। अरे सब जनाब, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। पिछले कुछ महीनों की खबरें टटोल के देखिए ना। मैंने भी शायद इशारा भी दिया था एक बार कि दुनिया भर की सरकारों ने, अमेरिका ने, चाइना ने, यूरोप में भी कई कंट्रीज ने, ब्राज़ील ने, जर्मनी ने, रशिया ने हजारों टन सोना खरीदा है, हजारों टन खरीदा है। हम जैसे गरीब देश ने भी शायद 1000 टन के 768 या 868 के करीब इतने टन सोना खरीदा है। सोना क्यों खरीद रहे हैं ये अलग विषय है। शायद US डॉलर की जो मोनोपोली है उसको शायद लोग ख़त्म करना चाहते हैं, या जियोपॉलिटिकल हालात थोड़े ख़राब हैं तो अपना सेफ रिजर्व रखना चाहते हैं। कल को अगर दिक्कत आई तो लोगों के लिए सामान खरीदने में परेशानी ना होगी, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज के चांसेस तो हमेशा ही खुले रहते हैं। लेकिन मेरा सोना खरीदने का नज़रिया भी अलग है। मैं ETF में भी खरीदता हूँ, मैं बुलियन भी खरीदता हूँ, मैं कॉइन्स भी खरीदता हूँ, और मैं ज्वेलरी भी खरीदता हूँ। लेकिन जो ज्वेलरी मैं खरीदता हूँ वो मैं इन्वेस्टमेंट वाले पैसे से नहीं खरीदता हूँ। ज्वेलरी में खरीदता हूँ, अगर आपने मेरा बहुत पुराना वीडियो देखा होगा इन्वेस्टमेंट वाला, शुरुआत जब मैंने किया था तो मैंने बताया था कि अगर 100 रुपये आप कमाते हैं तो 50 रुपये घर के खर्चे में आ जाएंगे, जिसमें आपका किराया, EMI, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसमें से 20 से 25% आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, और 25 से 30% अगर ज़्यादा हो जाता है तो 30 नहीं तो 25% आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगाइए, क्योंकि इच्छाओं को पूरी करने की भी यही उम्र होती है। बाद के लिए आप बचा के रखेंगे, करोड़ों रुपए जोड़ लेंगे, दांत नहीं होंगे तो क्या अचार डालेंगे उस पैसे का। तो 25 से लेके 30% तक अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए जरूर रखें, जरूर रखें, जरूर रखें। बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, वो इस पैसे से खरीदिए। 50% में से ना खरीदिए, इसमें से खरीदिए। मोबाइल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, जरूर करिए। अब कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी इच्छाओं को पूरी कीजिए। मैं जो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदता हूँ इस पोर्शन से खरीदता हूँ जो डिजायर में भी आ गई, इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट नहीं हुई, और एक एसेट बन गया। वो मालूम है कि ये एक अच्छा एसेट नहीं है, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं और वो घट जाते हैं, पर धीरे धीरे
सब कंपनसेट हो जाता है। जब भाव बढ़ता है तो सब चलता है इतना, तो थोड़ा बहुत हर जगह आप लालची नहीं हो सकते, ग्रीडी नहीं हो सकते। कहीं तो आप अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा संभाल के रखेंगे ना। आखिर किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए? अपने लिए भी कमाइए मेरे दोस्त, अपने लिए भी कमाइए। तो आज के लिए इतना ही। गोल्ड आपके खाते में जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे याद आता है 1 जनवरी 2024 को मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने सलाह दी थी देखने वालों को, हर महीने एक सोने का सिक्का जरूर खरीदिए या 1 ग्राम सोना जरूर अपने ETF में लाइए। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन बेहतरीन विकल्प मैंने उस वक्त बताया था। कुछ लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। मैं रेगुलर नहीं कर पाया, कर रहा हूँ, रेगुलर नहीं कर पाया। पैसे कहाँ होते हैं यार, मेरे पास आपकी तरह कमाई नहीं है ना। इसकी टोपी उसके सारे यानी इधर से उठाया, पुदीने से उठाया, तुलसी में, और तुलसी से उठाया, इधर उधर घुमाता रहता हूँ। लेकिन अच्छा कर रहा हूँ, डोंट वरी, अच्छा कर रहा हूँ, तभी आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, लंबी वीडियो हो गई, उसके लिए माफ़ी। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।